तो आज हम लोग जानेंगे और भी जो आगे का बचा हुआ पार्ट रह गया है लाइट चैप्टर का वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। गौण अक्ष या द्वितीयक अक्ष, जब वक्रता केंद्र को दर्पण के ध्रुव को छोड़कर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को द्वितीयक अक्ष या गौण अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई दर्पण है, ठीक। दर्पण में क्या होता है, सी और पी होता है। तो वक्रता केंद्र ये आपका है, वक्रता केंद्र से जो पी बिंदु को मिलाती है ये प्रधान अक्ष कहलाती है। लेकिन सी से कोई भी रेखा जो गुजर रही है लेकिन पी बिंदु पे नहीं मिल रही, तो वैसे रेखाओं को क्या कहते हैं, गौण अक्ष या द्वितीयक अक्ष कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला बिंदु में कहा जा रहा है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। देखिए पहली बात तो अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। कहा जा रहा है अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण प्रवर्तन के फलस्वरूप प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस पर जमा होती है या अभिसरित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेनली रूप से रीजन क्या है। अवतल दर्पण के जितने भी किरणें हैं प्रवर्तन के बाद कहाँ, मुख्य फोकस पे जमा हो रही है, ठीक। तो मुख्य फोकस क्या है, एक बिंदु है, ठीक। तो एक बिंदु पे जब किरणें जमा होती है प्रवर्तित के फिर यानी कि अभिसरित होती है, इसी कारण क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण भी बोलते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है, देखिए थोड़ा, हाँ, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। उत्तल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा होता है और प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें प्रवर्तन के बाद बाहर की ओर फैल जाती है, जो मुख्य फोकस से फैलती हुई या अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तल दर्पण होता है जो क्या होता है, इस प्रकार से होता है। और उत्तल दर्पण के जो समानांतर किरणें आती है वो प्रवर्तन के बाद बाहर की ओर निकल जाती है, ठीक। और जो बाहर की ओर जो निकलती है किरणें वो काल्पनिक रूप से कहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है, फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, जिसके चलते उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे आ रहा, अवतल दर्पण में साबित करें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर r/2। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मैं क्या कह रहा हूँ, फिगर और जो कैलकुलेशन है उसको मैं पहले ही कॉपी पे करके यहाँ पे ले लिया हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ना ये लिखने में संभव नहीं हो पा रहा है मोबाइल से सही ढंग से, इसके चलते। तो चलिए आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसे पी ध्रुव फोकस एम तब वक्रता केंद्र सी है। जो आपको यहाँ पे अभी मैंने बोला ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए एम और एम डैश एक दर्पण है जिसमें सी वक्रता केंद्र, पी ध्रुव हो गया, ठीक। और ए बी जो रेखा है, जो किसी वस्तु का जो किरण आ रही है वो किरण क्या है, प्रवर्तन के बाद इस प्रकार से फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। अब फोकस से गुजरती है और इसको ये सी को कहाँ से मिला दिए, यहाँ इस प्रकार से मिलाएं, क्योंकि ये लंब लंब जो होता है प्रवर्तन, जब भी प्रकाश की किरणें प्रवर्तित होते हैं आपतित कोण और प्रवर्तित कोण के बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। तो ये अभिलंब के रूप में कौन हो गया, सी बी हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल हमने पहले लिया क्या, ए बी समानांतर पी सी, ए बी है जो पी सी के समानांतर है, ठीक। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद क्या किया, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल एफ सी बी, ए बी सी ये जो एंगल है, चलिए थोड़ा फिर से करते हैं। एंगल ए बी सी, तो ये एंगल बराबर एंगल ए हो गया एकांतर कोण से, क्या एंगल एफ सी बी ये दोनों एंगल क्या हो गया, एकांतर कोण से बराबर हो गया। फिर अगला चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल एफ बी सी, एंगल ए बी सी, फिर ए बी सी आया और एंगल एफ बी सी, एफ बी सी। तो देखिए ये एंगल बराबर ये क्या हुआ, प्रवर्तन के नियम से हो गया, ठीक।
तो 1 और 2 को जब हम किए तो क्या आ गया, बी एफ बराबर सी एफ, यहाँ पे आपको एंगल आ गया। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के समूह कौन आपस में बराबर होते हैं। अब कैसे हुआ देखते हैं। देखिए एंगल क्या लिए, बी एफ बराबर सी एफ, ठीक। बी एफ ये हो गया, तो इसके सामने ये वाला एंगल और सी एफ, इस ये दोनों एंगल आपका क्या था, बराबर था। सी ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर था, तो समूह भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। इस नियम से हमने क्या कर लिया, ये दोनों को बराबर कर लिया। अब चल इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 3। चलते हैं अगले पॉइंट पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, क्या दर्पण का द्वारक अगर बहुत छोटा होता तो बी पी के नज़दीक हो जाता है। यदि मान लीजिए ये दर्पण का जो द्वारक है इतना से इतना, ये अगर बहुत छोटा होता तो लगभग ये बी किस पे आ जाता, पी पे आ जाता। तो ये क्या हो जाता, पी एफ ये जो है और बी एफ के बराबर हो जाता, इसके बराबर हो जाता, ठीक। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 4, ठीक। तो 3 और 4 से जैसे ही किए तो सी एफ बराबर आ गया क्या, पी एफ। अब यहाँ पे देखते हैं सी एफ बराबर पी एफ क्या हुआ। देखिए सी एफ बराबर पी एफ, ये दोनों आपका इक्वल आ गया, ठीक। तो हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ पी एफ प्लस सी एफ बराबर पी सी, ये पूरा हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमने लाया सी एफ बराबर पी एफ, तो यहाँ सी एफ की जगह हम क्या कर दिए, पी एफ लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से टू पी एफ हो गया, तो टू पी एफ हो गया बराबर पी सी हो गया, तो पी एफ बराबर पी सी बाई 2 हो गया। तो पी एफ क्या है आपका, एफ है, फोकस की दूरी है ना, तो और ये क्या है, पी सी क्या है, आर है, वक्रता त्रिज्या है, तो इसको आर कर दिए, अब बटा 2 है। तो इस प्रकार से एफ इजिकल टू आर बाई 2 साबित हो। उत्तल दर्पण में साबित करें कि ए फिजिकल टू आर बाई 2 होगा। माना एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव, फोकस एम, वक्रता केंद्र सी, तो साबित करें ए फिजिकल टू आर बाई 2 होगा। तो इसको थोड़ा फिगर जटिल हो जाता है, ये अवतल से थोड़ा सा जटिल होगा, इसके लिए आपको समझने में थोड़ा परेशानी होगा, तो गौर से देखिएगा। मैं इस पे फिगर थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। अगर हो गया सही से तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। देखता हूँ सेट करके। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिगर लिया इस प्रकार से, तो पहले हमने क्या किया था, एम डैश एक दर्पण लिया था, ये दर्पण ले लिया, पी क्या है, पी ध्रुव है और सी वक्रता केंद्र है, ठीक। ये आपका सीधा है, ये आपतित आपतित किरण है, प्रवर्तित किरण है ये, और ये क्या है, लंब है जो क्या हुआ तिरछे जाके सी को काटती है, ठीक। यहाँ पे हमने लिखा ए बी समानांतर, ये भी समानांतर। अब देखना है क्या क्या हमने कैसे लिखा है, ठीक। तो यहाँ हमने लिखा ए बी समानांतर पी सी है, तो ये आपका सही है लिखा हुआ, एन सी काटती है, एन अस्सी जो ये अभिलंब है, सॉरी ये अभिलंब है जो यहाँ तक आया, लेकिन काल्पनिक रूप से जब बढ़ाया गया तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सी को काट रही है, ये इसको क्या कर रहा है, काल्पनिक रूप से काट रहा है। तो अब कह रहा है ए बी एन, ए बी एन, ये कौन क्या है, एफ सी बी के बराबर है, एफ सी बी इसके बराबर है। हाँ ये आपका बराबर होगा कौन सी से, संगत कोण के नियम से। संगत को देखिए कोई भी समानांतर रेखाएं इस पार से आपको काटती है, ठीक। तो एक ही और ये वाला कोण ये वाला कोण आपका बराबर होता है, यह संगत कोण का अभिगृहित से होता है, तो उसी प्रकार से ऐसे काटा है, ठीक। तो आपको ये कोण बराबर कौन सा, ये कोण होगा, वही यहाँ पे हुआ, ठीक। चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगला यहाँ पे जो कह रहा है आपका कि ए बी एन बराबर एंगल डी बी एन। देखिए एंगल ए बी एन बराबर एंगल डी बी एन, ये हो गया आपको प्रवर्तन के नियम से आपका बराबर हो गया ये दोनों कोण। तो यहाँ पे प्रवर्तन के नियम से तो ये दोनों को इक्वेशन मान लिए, एक और दो से जब किए हैं, समीकरण एक और दो से जब किए हैं तो क्या हो गया। अब देखिए जैसे हमने समीकरण एक और दो से किए तो ए बी एन दोनों में क्या आया था, कॉमन आया था, ए बी एन कट गया, तो आपका यहाँ पे हो गया एफ सी बी इजकल टू डी बी एन हो गया, ठीक। तो एफ सी बी, अब गौर से देखिएगा, एफ
सी बी, ये कोण बराबर कौन सा हो गया, डी बी एन, डी बी एन, यानी कि ये दोनों आपका बराबर हो गया। अब देखिए कौन सा, ये कोण बराबर आपका ये कोण यहाँ से आ गया, आपको रूल के अनुसार आ गया, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा डी बी एन इजकल टू एफ बी सी होता है। देखो अब यहाँ पे एक प्रश्न आ गया, डी बी एन बराबर क्या होता है, एफ बी सी होता है, यानी कि ये कोण बराबर आपका ये कोण हो रहा है, ये सम्मुख कोण से हो रहा है। तो 3 और 4 को जैसे ही हमने यहाँ पे अथी किया, इक्वल किया, तो उसके बाद देखिए आपको क्या आ जाता है, एंगल 3 और 4 से क्या हो गया यहाँ पे, एफ सी बी इजकल टू एंगल एल एफ बी सी, एफ सी बी, एफ सी बी, सॉरी थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी बराबर क्या कर रहा है, एफ सी बराबर एफ बी सी, एफ बी सी, यानी कि आपको जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ना, ये देखिए आपको अब फाइनल जो निष्कर्ष निकला, ये एंगल बराबर ये एंगल निकल गया, ठीक। तो ये दोनों जब एंगल निकल गया तो हम कह सकते हैं त्रिभुज कुछ में एफ बी सी में या बी एफ सी में समान कोने के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ई कोण बराबर ई कोण आया आपका, तो इसके सामने अर्थात बोल सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपका क्या होगा, बराबर होगा समान कोण की सम्मुख भुजाओं से, अर्थात बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। चलते हैं अब आगे। अब उसके बाद क्या होगा, जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, अब मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा ये छोटा रहता तो ये क्या होता, ये लगभग यहाँ पे आ जाता, ठीक। तो हम बोल सकते हैं पी एफ बराबर आपका क्या हो सकता है, बी एफ हो सकता है, ठीक। ये और ये आपका क्या हो जाता है, सॉरी, दर्पण का द्वारक जब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता तो ये भुजा और ये दोनों क्या हो जाता, एक दूसरे पे संपाती हो जाता, यानी कि ना दोनों बराबर हो जाता। तो ये आपका हो गया क्या, इक्वेशन 6। तो 5 और 6 को जैसे ही मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ, तो सी एफ बराबर पी एफ। आइए जब दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सी एफ बराबर जब पी एफ हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी एफ को हम फिर पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि सी एफ बराबर पी एफ होता है, तो सी एफ को हमने पी एफ लिख दिया, इसलिए पी सी बराबर 2 पी एफ बराबर पी सी, इसलिए पी एफ बराबर पी सी बाई 2 इजकल टू एफ इजकल टू आर बाई 2। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, अब उत्तल दर्पण में जो एफ बराबर आर बाई 2 होता है वो साबित हो चुका है। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर